हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट की थी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर, जिसका क्वेश्चन नेट में, बोर्ड एग्जाम में, आईआईटी तक में एक एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखते हैं क्या होता है। वांट ऑफ फैक्टर को क्लियर करने से पहले एक शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी की थी। कौन कौन सी? सबसे पहली, फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसमें हमने फॉर्मूला देखा था P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमने B से दिखाया था, एक्स बी से। इसका मतलब था NB अपॉन Na प्लस NB। इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन KBM, KB आया था। मोलालिटी, मोललता के बदले हमने एक फॉर्मूला लिख दिया था यहाँ पर NB अपॉन WA इन KG। इसी तरीके से थर्ड फॉर्मूला था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इक्वल टू KFM। KF हमारा आया था यहाँ पर कांस्टेंट था एक, और आगे हमारा टर्म आ गया सेम फॉर्मूला NB अपॉन WA इन KG। और लास्ट फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर का, पराशरण दाब जिसे हिंदी में बोलते हैं, पाई इक्वल टू CRT। C का मतलब भी हमने यहाँ देखा था NB अपॉन वॉल्यूम, यानी कि विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये लीटर में लेना था आगे से आगे। अब जब हमने ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी तो हमें पता लग गया था इस टॉपिक से कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलों की संख्या के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनके ऊपर डिपेंड कर रही है। ये जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी तक हम लोगों ने पढ़ी उनमें हमने ऑब्जर्व किया था कि जो सॉल्यूट था हमारा वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि अवैद्युत अपघट्य, एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो किसी आयनों में डिसोशिएट नहीं होता है। जैसे कि यूरिया हमने लिया था, ग्लूकोज हमने लिया था, शुगर हमने लिया था। जो इस तरीके के सब्सटेंसेस थे वो लिए थे अभी तक। तो ये जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी इन सभी में हम लोगों ने स्टडी किया था, ये नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब अगर हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएं, सॉल्यूट को अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ना लेकर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को लेते हैं तो क्या होता है उसको देखते हैं। यानी कि अगर हमारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वैद्युत अपघट्य, एक ऐसा पदार्थ जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर आयंस में वो ब्रेक हो जाता है, इस प्रकार का एक सब्सटेंस जैसे कि NaCl, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये आयंस में टूटा, इसने हमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन प्रोवाइड किया। अब अगर एक नॉर्मल लॉजिक से सोचे, NaCl के अगर एक मोल को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो हमारी कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी। सपोज कीजिए हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला और ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू हमारा आया 3 atm। बट इस वैल्यू को तो चलिए हमने बोल दिया कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर। कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू आया 3, यानी कि जिसे हम हिंदी में सामान्य पराशरण दाब बोल देंगे, उसकी वैल्यू आई 3 atm। बट अब हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन निकाला, हमने साइंटिफिक मेथड की हेल्प से ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकाली और हमें वो मिला कि उसकी जो वैल्यू थी ऑस्मोटिक प्रेशर की, जिसे हम ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं, प्रेक्षित पराशरण दाब बोल रहे हैं, उसका वैल्यू आ गया 6। अब जो 6 atm आया वो कैसे आया, हमें इसी चीज को समझना है। जबकि नॉर्मली जब हमने फॉर्मूला का यूज करके किया, एक मोल को हमने 1 लीटर में डिसॉल्व किया और हमारा आंसर आया 3 atm, वो एक फॉर्मूला से था, इसलिए हमने उसे क्या बोला, कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर।
बट जब हमने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकाली, उसकी वैल्यू आई 6 atm। अब ये जस्ट डबल क्यों आया, हमें इसी चीज को समझना है आज के इस टॉपिक में, वांट ऑफ फैक्टर के टॉपिक में। हुआ ये बच्चों कि NaCl जैसा जो सब्सटेंसेस है वो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयंस में ब्रेक हो रहा है, और वो कितने आयंस दे रहा है हमें, 2 आयंस प्रोवाइड कर रहा है। अब नॉर्मल लॉजिक से सोचिए तो भाई 1 मोल NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो 1 मोल ही रहेगा नॉर्मल लॉजिक से। बट अगर आप साइंटिफिक माइंड यूज करते हो तो आपको पता लग रहा है कि नहीं भाई, सॉल्यूट का 1 मोल नहीं है, वहां पर 2 मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है। कौन कौन से, 1 मोल Na पॉजिटिव, 1 मोल Cl नेगेटिव। यानी NaCl जब वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, डिसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हुए, और नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हुए तो हमें पता है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। ये विलेय के कणों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर डबल हो गए तो श्योर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डबल होगी। तो इसी चीज को हमें एक्सप्लेन किया गया है वांट ऑफ फैक्टर के टॉपिक में। तो समझते हैं वांट ऑफ फैक्टर को थोड़ा और डीपली। इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा साइंटिफिकली आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एक एक चीज जो बताई जा रही है। अब वांट ऑफ फैक्टर में, यानी कि जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, ये वांट ऑफ फैक्टर आई हमें यही बताता है एक्चुअल में कि कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी अणुसंख्य गुणधर्म का जो मान है, जितने भी हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, वो किसी सॉल्यूट के डिसोशिएट होने की वजह से या एसोसिएट होने की वजह से, वियोजित या संगुणित होने के कारण कितना गुना बढ़ गया है, कितना गुना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ये वांट ऑफ फैक्टर हमें यही बता रहा है। यानी हाउ मेनी टाइम इट इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन। किसी वैद्युत अपघट्य विलेय के वियोजित या संगुणित होने पर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कितना टाइम बढ़ गई है या घट गई है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है आई से। यानी कि आई का जो फॉर्मूला बन गया हमारा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म का मान। ऑब्जर्व्ड मतलब जो एक्सपेरिमेंटली आपने निकाली, किसी एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू आपने यूज किया, लैब में जाकर आपने कैलकुलेट किया। और एक कैलकुलेटेड वाला हो गया जो आपने फॉर्मूला से निकाला, डायरेक्ट पाई इक्वल टू CRT लगा के निकाला, वो आपका कैलकुलेटेड। अब आपका आया, वहां पर 6 आया था और फॉर्मूला से 3 आया था, तो उसने हमें बताया कि भाई 2 टाइम आई की वैल्यू 2 आई, इसका मतलब 2 टाइम बढ़ गई। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे 2 टाइम ज्यादा है, जस्ट डबल है। ओके, थोड़ा और डीपली चलते हैं। अब एसोसिएशन और डिसोसिएशन से हो क्या रहा है उस चीज को समझते हैं। ये फॉर्मूला हमें लिख लेना है कि आई इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव, इसका यूज अभी लास्ट में भी होगा। और आई हमें क्या बता रहा है ये क्लियर होना चाहिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना टाइम हो गई है। ओके, अब देखिए आगे। अब हम सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट से। इस डिसोसिएशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें एक चीज और आनी चाहिए। हमने एक और कभी 11th में पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का टॉपिक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब था नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। अब यहां सॉल्यूट है तो सॉल्यूट ले लेते हैं, एसोसिएट और डिसोसिएट अपॉन में आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टेकन। हमने ये फॉर्मूला ले लिया यहां पर को अल्फा को रिप्रेजेंट करने के। अब आई और अल्फा ऑलमोस्ट कुछ हद तक एक जैसे हैं, वो एक जैसी चीजें हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में। तो इनका भी एक रिलेशन अभी हम आगे आगे टॉपिक में बनाएंगे, बट ये फॉर्मूला में आना चाहिए, इसका यूज है अभी टॉपिक में। ओके, अब हम पहला नंबर लेते हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन।
डिसोसिएशन के केस में यानी कि वियोजन की स्थिति में क्या होता है इन केस ऑफ डिसोसिएशन। एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको क्लियर करते हैं। हमने लिया NaCl, NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, इसने हमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दिया। NaCl को सपोज करते हैं प्रारंभ में, इनिशियल में, शुरुआत में हमने इसका 1 मोल लिया, तो नो डाउट ये शुरू में तो बने नहीं होंगे, ये बने होंगे जब ये टूटा होगा। इक्विलिब्रियम पे सपोज कर लेते हैं ये कंप्लीटली टूट गया, 0 हो गई। अब अगर ये 0 हो जाता है तो ये दोनों बनेंगे 1-1 पार्टिकल्स। ऐसे कंडीशन में आफ्टर डिसोसिएशन, यानी आफ्टर डिसोसिएशन अगर आपसे टोटल मोल कोई पूछता है तो हम क्या बोलेंगे, 0 + 1 + 1, यानी कि हमारे पास कितने पार्टिकल्स हो गए, 2 पार्टिकल्स हो गए। और बिफोर डिसोसिएशन कोई हमसे पूछेगा कितने पार्टिकल्स थे तो हम बोलेंगे 1 पार्टिकल था। ओके, समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आफ्टर डिसोसिएशन टोटल 2 पार्टिकल्स बने और बिफोर डिसोसिएशन 1 पार्टिकल था। अब अगर हम आई की वैल्यू निकालें, अब आई निकाला कैसे जा रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तो एक जगह एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व तो निकालेंगे उस समय जब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए टेम्परेचर दिया होगा या जो भी फैक्टर्स दिए हैं। अब नॉर्मल लॉजिक से भी NaCl जैसे स्पीशीज के लिए आई की वैल्यू कैसे निकाली जा रही है उसको समझते हैं। देखिए, आई डीपली समझना है। एक्चुअल में आई क्या है, ये है कितना गुना बढ़ रहा है या घट रहा है, ये तो चलिए है, पर साथ ही साथ में इसको निकालने के लिए एक सिंपल ट्रिक भी हमारे पास है, समझना इसको। ये हमें कैसे पता लगेगा देखते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन एंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब इस लॉजिक से अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो अभी हमारा आ गया 2/1 यानी कि 2, आई की वैल्यू आ गई 2। ये जो 2 आया है जस्ट डबल आ रहा है, वो इसी को शो कर रहा है कि आई की वैल्यू NaCl जैसे स्पीशीज के लिए 2 आ रहा है। यानी आप जब फॉर्मूले का यूज करोगे, जैसा अभी हमने एक प्रीवियस एग्जांपल में आपसे कहा कि पाई इक्वल टू CRT फॉर्मूला का यूज करके जब हम कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे तो वो सपोज कीजिए अगर हमारा 3 आया तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 100% जस्ट डबल आएगा। Why? Because NaCl के लिए I का मान, I की वैल्यू 2 आती है इस तरीके से। वो हमें 2 पार्टिकल्स दे रहा था तो यहाँ I इक्वल टू जस्ट 2 आ गया। सपोज कभी I की वैल्यू 3 आए किसी सब्सटेंसेस के लिए, लाइक MgCl2 के लिए अगर सपोज वो 100% टूट रहा है और 3 आ जाए तो वहां आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू 3 आई है तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी जो प्रेक्षित मान है परीक्षणों के आधार पर जो निकाला गया उसकी वैल्यू जस्ट 9 होगी, बिकॉज 3 टाइम वो बढ़ेगा। तो I इक्वल टू 2 आया। तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए, हो गया होगा। अब अगर हम लोग यहां पर, अभी तो हमने 100% डिसोशिएट किया है, माना ये 100% डिसोशिएट ना हो, कि अगर I की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, देखिए अब माना NaCl के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू अल्फा है, तो अब 1 था, 0 तो हो गया। अब अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू को अल्फा लेते हैं तो यहां पर आएगा 1 माइनस अल्फा, यहां पर आ गया अल्फा और अल्फा। अब अगर हम आफ्टर डिसोसिएशन टोटल पार्टिकल्स निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, हमें समझ में आना चाहिए, 1/1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये कैंसिल हुआ, बचा 1 प्लस अल्फा। और बिफोर अब की अगर हम बात करें तो वो तो था 1 शुरुआत में। फिर से चलते हैं फॉर्मूला में, तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। अब 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 यानी कि I का टर्म बन गया हमारा 1 प्लस अल्फा, ये इफ केस बन गया। अब अगर हम NaCl जैसे स्पीशीज को जो कि 100% अगर डिसोशिएट होता है, 100% अगर कोई स्पीशीज डिसोशिएट होता है तो आप अल्फा की वैल्यू को 1 लोगे, तो 1 प्लस 1 यानी कि अगर हम अल्फा को 100% मानते हैं तो I इक्वल टू 1 प्लस 1 अगेन 2 आ गया। यानी वो डिपेंड करेगा अल्फा के ऊपर कि यहाँ पर कितना है, अल्फा की वैल्यू कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा I का वैल्यू। इतनी चीज हमें समझ में आ जानी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि भाई NaCl हो,
वहां तो कोई भी हो सकता है। अभी तो NaCl हमें जस्ट 2 दे रहा था, इसलिए अल्फा अल्फा आया। क्या पता कभी यहाँ पर कोई 2Cl नेगेटिव आ जाए, 4Cl आ जाए, कोई भी केस हो सकता है। तो एक जनरल फॉर्मूला अपन क्रिएट करते हैं। अब लेते हैं, सपोज कीजिए कोई ऐसा स्पीशीज, कैसा स्पीशीज, ऐसा हमने यहां ले लिया कोई AN। अब ये टूटा और इसने हमें कितने आयंस दे दिए, Na आयंस दे दिए। अब ये जो बना यहाँ पर Na पार्टिकल्स जो बने, तो इनिशियल में हम सपोज कर लेते हैं इसका 1 था, इसका 0 था। अब इक्विलिब्रियम पे जब ये टूटा और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा N अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। अब 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, ये तो हो गए हमारे आफ्टर डिसोसिएशन टोटल पार्टिकल। और बिफोर डिसोसिएशन हमारे जो टोटल पार्टिकल थे वो तो 1 ही थे, शुरुआत में हमने 1 ही लिए थे। शुरुआत में 1 लिए, ये 0, फिर टूटा 1 माइनस अल्फा, ये N अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा अगर हम लेते हैं तो ये हमारे टोटल पार्टिकल्स बन गए। फिर वापस चलते हैं फॉर्मूला में। हमारे फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, इसको भूलना नहीं हमें। तो I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा अपॉन में आ गया 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा फॉर्म बन गया I इक्वल टू 1 माइनस, यहां से अल्फा अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बचा N माइनस 1, सॉरी 1 माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं अल्फा बाहर आ गया, माइनस अल्फा हमने ले लिया, तो N 1 माइनस N ये टर्म बन गया हमारा। इसको सॉल्व किया तो I इक्वल टू, और इसको भी प्रॉपरली अगर हम लिखते हैं, यहां लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिखते रहिएगा, बोर्ड में जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। तो I इक्वल टू, हम वहां वाली चीज को यहां लिख दे रहे हैं दोबारा से, 1 माइनस अल्फा एन ब्रैकेट में 1 माइनस N। तो I, ये 1 अगर हम इधर लाते हैं, ये आया, और इधर हमारा बन गया माइनस अल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस N। फॉर्म बनते जा रहा है, देखिए। इसको अगर अंदर ओपन कर देते हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, माइनस को हम अंदर ले रहे हैं, तो N माइनस 1, तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन। हमारा मेन एम क्या है, खाली ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आपने रट लिया पेपर में मार्क करके आ गए, नो, कि अल्फा इक्वल टू, काम तो इससे भी चल जाता है, वो मार्क्स आएंगे। बट अगर हम IIT नीट जैसे पेपरों की बात करें तो वहां पर बेटा हमें बेस क्लियर होना चाहिए, जैसा भी बताया कि फॉर्मूला एक्चुअल में बना कैसे। जैसा अब NaCl जैसे पार्टिकल्स है, NaCl जैसे पार्टिकल्स के लिए फिर से एक एग्जांपल वही ले रहा हूं, क्योंकि बार बार हम लोग एक ही चीज को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इसने हमें 2 आयंस दिए हैं, NaCl टूटा, इसने हमें 2 आयंस दिए, एक ये, यानी N की वैल्यू 2 आ गई, N की वैल्यू 2 आ गई। और अगर हम अल्फा को 1 ले लेते हैं, 100% डिसोशिएट, तो यहां पर आप सॉल्व करके देखोगे, ये देखिए N2 माइनस 1, यहां पर अल्फा की वैल्यू 1, N को अगर आप 2 लेते हो और इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा कि I की वैल्यू भी 2 आ रही है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट हो रहा है, 100% यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए I की वैल्यू N के इक्वल आती है। आप डायरेक्टली ये भी लर्न रख सकते हो, यानी अगर कोई 3 आयंस दे रहा होगा तो I की वैल्यू 3, 4 होगा तो 4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहली चीज हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अब इसी टॉपिक को अपन एसोसिएशन में क्लियर करते हैं कि जब एसोसिएट हो रहा होगा तो क्या होगा। अब इन केस ऑफ एसोसिएशन, वन बाय वन टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। इन केस ऑफ एसोसिएशन, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम आपको बोलते हैं कि अगर मैंने एसिटिक एसिड को या बेंजोइक एसिड को एक दूसरे में मिक्स किया, फॉर एन एग्जांपल बेंजोइक एसिड ले लिया, बेंजोइक एसिड को हमने एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर रहे हैं, इसके 2 मोल लिए, दिखने में हमें ऐसा लग रहा है 2 मोल है, मैंने इसको एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किया, बट वास्तव में हो क्या रहा है, क्या वहां पर भी, कहां पर, सॉल्यूशन में, क्या सॉल्यूशन में अभी भी 2 मोल्स है? जैसे NaCl में डाला था 1 बट बन गए 2, क्या यहां 2 के 2 रहेंगे? नो बेटा, यहां पर 2 के 2 नहीं रह रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो जा रहा है।
एसोसिएशन, संगुणन हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, ये जो दो है वो एक में कन्वर्ट हो गए, वो इस तरीके से देखिए आगे यहां पर बन गया क्या, डाइमर। अब डाइमर बनने के कई सारे रीजन है, बट यहां पर कौन सा रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसको भी हम आगे फिगर में बना दे रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए यहां पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये डाइमराइज हो जा रहे हैं। ओके, अब अगर ये डाइमराइज हो गए, हमने शुरू में सपोज कीजिए इसके इनिशियल लिए थे 1 मोल, तो ऑब्वियसली इसके 0 होंगे। इक्विलिब्रियम पे ये टूटेगा, ब्रेक होगा, डिसोशिएट होगा। क्या डिसोशिएट होगा? नहीं होगा। अच्छे से सुनो, इसीलिए वीडियो को देखते देखते हमें अपना दिमाग भी खोल के रखना है, तभी वीडियो से समझ में आता है। ये डिसोशिएट नहीं होगा, ये क्या हो रहा है, एसोशिएट हो रहा है। तो शुरुआत में हमने इसके लिए थे 1, ये था 0, क्योंकि उस समय एसोसिएशन हुआ नहीं। अब अगर हम इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन को ले लेते हैं अल्फा, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, और यहां पर कितना आ जाएगा, अल्फा बाई 2। ओके, क्योंकि 2 से अगर 1 बन रहा है तो अल्फा से ऑब्वियसली अल्फा बाई 2 हो गया। अब बिफोर एसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी करें तो बिफोर एसोसिएशन तो 1 था, और आफ्टर एसोसिएशन कितना हो गया, कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली प्लस करेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 किया। अब वही सेम फॉर्मूला, I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन। तो I इक्वल टू हमारा आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन 1। इसको सॉल्व किया, I इक्वल टू 1 माइनस, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 आया इस केस में, यानी कि 1 माइनस अल्फा बाई 2 फॉर्म बन गया हमारा बेंजोइक एसिड के केस में। अब अल्फा की वैल्यू को अगर यहां पर 1 लेते हैं, सपोज कीजिए कि यहां पर अल्फा मतलब बेंजोइक एसिड हमारा 100% एसोसिएट हो जा रहा है, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू को 1 लेते हैं, अल्फा की वैल्यू को 1 लेते हैं तो 1/2, तो ऑब्वियसली आई अगेन कितना आ गया, हाफ। यानी कि अगर हम बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व करते हैं एसिटिक एसिड में और ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सपोज कीजिए, इन दिस केस अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज अगर 4 आ रहा है तो ऑब्जर्व्ड की वैल्यू अब बेटा कितनी आएगी, जस्ट हाफ आ जाएगी, 2 हो जाएगी। बस इस चीज को हमें समझना है कि जिस समय एसोसिएशन होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल कम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। बेंजोइक एसिड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए एसोसिएशन की वजह से, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम हो गई। या आई का वैल्यू हाफ आया तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी जो एक्सपेरिमेंटल मेथड से आपने निकाला उसकी वैल्यू भी हाफ हो गई। ओके, इतनी चीज समझ में आ जानी चाहिए, लिखते रहना है साथ साथ में। अब सपोज कीजिए एक ऐसा स्पीशीज लेते हैं, जनरल फॉर्म लेते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं आई और अल्फा के बीच में। सपोज कीजिए हमने Na स्पीशीज लिए, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, एक N आ गया। इनिशियल वही सेम 1 0। अब इक्विलिब्रियम पे लेते हैं तो 1 माइनस अल्फा, ये हमारा कितना आ जाएगा, अल्फा बाय N। अब फॉर्मूला बन जा रहा है, देखिए बिफोर और आफ्टर, बिफोर एसोसिएशन टोटल 1, आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन N। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन N, और नीचे आ गया 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, और अंदर आ गया हमारा 1 माइनस अल्फा अपॉन N, या अगर हम यहाँ प्लस लेंगे तो अंदर हमारा बन गया अल्फा अपॉन 1 अपॉन N माइनस 1, और I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन N माइनस 1। होप सो सभी लोग लिख रहे होंगे, साथ साथ में देखने के साथ साथ लिखते रहना है कॉपी में। तो अल्फा का एक फॉर्मूला बन गया I माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन N माइनस 1।
तो ये एक हमारा फॉर्म बन गया इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन में आई और अल्फा के बीच में हमारा रिलेशन क्लियर होना चाहिए। अब जब आप लोगों ने इतनी टॉपिक्स को क्लियर किया, अच्छे से देखा, तो अब आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा था। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी, नंबर ऑफ पार्टिकल घटे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू घट गई। तो अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो चेंजेस आए, तो जो फॉर्मूला हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे, क्या हमें ये फॉर्मूला अब यूज करने चाहिए? नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन फॉर्मूला से क्या हो रहा है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो ऑब्जर्व्ड और कौन सा कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस आने लग गया था। तो इन फॉर्मूलाज को मॉडिफाइड करने की रिक्वायरमेंट आ गई। अब हमारा जो मॉडिफाइड फॉर्मूलाज आए तो वो कैसे किए हमने, देखिए, क्योंकि हमें पता लग गया कि जो आई की वैल्यू थी वो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये फॉर्मूला था। तो ऑब्वियसली ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल आंसर था वो कैसे निकला, हम ऐसे बना सकते हैं, आई मल्टीप्लाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके बेसिस पे हमारे अब जो न्यू फॉर्मूलाज बन गए वो इस तरीके से बन गए। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला बन गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू आई लगा दिया बस हमने एक्स बी के आगे। इसी तरीके से सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी एम। सब फॉर्मूलाज के आगे सिर्फ हमें आई फैक्टर का यूज कर लेना है, आई के एफ एम पाई इक्वल टू आई सी आर टी, ये फॉर्म बना देना है। तो इससे हमारे जो मॉडिफाइड फॉर्मूलाज है वो बन गए। ओके, इतनी चीज क्लियर। अब लास्ट में आते हैं, टॉपिक का लास्ट कंक्लूजन निकालते हैं। हमें यह पता लग गया है डिसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और एसोसिएशन के केस में डिक्रीज हो रही है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई का वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्वियसली आई का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि हमने शुरुआत में देखा है आई का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। इसको कभी नहीं भूलना है कि कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो श्योर है आई का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। इन केस ऑफ एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हुए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आई की वैल्यू 1 से कम। और थर्ड केस, इन केस व्हेन नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन टेक प्लेस, यानी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतने केसेस हमारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। हमारे सिंपली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो हो जाते हैं। अब टॉपिक का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको इन फॉर्मूलाज का यूज करना है, इसको आपको हमेशा ध्यान देना है। ओके, फॉर्मूले लिखते रहना। तो मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज याद हो गई होगी सभी को। खत्म करने से पहले आज के वीडियो को एक बार लास्ट में फिर देख लेते हैं कि आपको आई को कैसे याद रखना है। एक जो अभी फॉर्मूला बोला टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल वाला, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, सॉरी आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स before association or dissociation. Second, observed colligative property upon calculated colligative property। हिंदी मीडियम को कंफ्यूजन नहीं